हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और आज एक और बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का रिवीजन। और हम कैसे करेंगे इस रिवीजन को? जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, एसएससी 2022 में आपका लेटेस्ट पेपर हुआ और उसी का मेंस पेपर हुआ आपका 2023 मार्च में। अब उन्हीं क्वेश्चन से हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि एग्जामिनर चाहे भी तो जो हमने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन बना ही ना पाए। तो ये हमारी अभिनंदन बैच चल रहा है और ये पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज चल रही है। रोज शाम को 6 बजे से लेक्चर शुरू होते हैं। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, इसके बारे में मैं आपको आगे लेक्चर के बीच में बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसी में से किसी ना किसी शिफ्ट का होगा। मेरे सारे लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां मिल जाएगी। अभिनंदन बैच बाय समृत सर जनरल अवेयरनेस, बाकी टीचर्स की प्लेलिस्ट भी आपको वहां मिल जाएगी, भी सब डिस्कस करेंगे। मेन मुद्दे पे आते हैं। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द, ठीक है, संसद शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी हम पार्लियामेंट को समझते हैं, कुछ एक पॉइंट्स लिख लेते हैं। पार्लियामेंट वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, उसे कराने में काफी टाइम लग जाएगा, पर इस क्वेश्चन के आंसर तक अराइव करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पार्लियामेंट किससे रेफर करता है? राज्यसभा। राज्यसभा होती है उसमें, पर क्या सिर्फ राज्यसभा होती है? तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सिर्फ लोकसभा तो होती नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर और नेशनल लेजिस्लेचर बच गए। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय विधायिका। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पे आपके देश के कानून बनते हैं। अब 3 विंग्स में आप पॉलिटी को समझने के लिए डिवाइड कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यानी कार्यपालिका जिसमें कि आपकी सरकार काम करती है, जो लॉज बनते हैं उसको इनैक्ट करना, उसको एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करना, यानी कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। उसके बाद में लेजिस्लेचर जहां पे कि वो आंसरेबल होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है ना लेजिस्लेचर को, यानी कि आपकी यूनियन पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे वही काम करती है विधानसभाएं, यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हो गए। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई पार्लियामेंट जो है ये सेंटर लेवल पे होती है। तो यहां नेशनल की बात हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा नेशनल लेजिस्लेचर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इसे इजी कैटेगरी में डालेंगे। हर क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल भी समझते चलेंगे। अब अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, ठीक है, इससे और क्या सवाल बन सकता है जो हम यहां से निकाल सकते हैं? आपसे पूछ सकता है कि संविधान में पार्लियामेंट कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 5 के अंदर आता है, जो आपका बताता है द यूनियन। ये पार्ट प्रेसिडेंट से शुरू होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जाके पार्लियामेंट की बारी आती है। आर्टिकल नंबर इससे जो रिलेटेड है 79 है। आर्टिकल 79 कहता है एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट के जो कंपोनेंट्स है, किस किस चीज से मिलके बनी है पार्लियामेंट, तो ये हमें जानना है। पार्लियामेंट के अंदर देखिए 2 हाउसेज होते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसे कहते हैं। एक तो होता है अपर हाउस, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। एक हो गया अपर हाउस जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, ठीक है जी। और राज्यसभा का आर्टिकल जो आपको याद रखना है, इमीडिएटली पार्लियामेंट के जस्ट बाद वाला, यानी आर्टिकल नंबर 80। ये हो गया, इजी है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा, आप बता दोगे। और जस्ट इसके बाद वाला, यानी जो इसका दूसरा हाउस है, जिसे लोअर हाउस या लोकसभा भी कहते हैं, जो लोगों की सभा है, जहां पे आप डायरेक्टली इलेक्ट करके लोग बिठाते हैं वहां पे, ठीक है ना, तो ये होती है लोकसभा। और ये इससे रिलेटेड आर्टिकल हो गया 81। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ऑफ देम, या लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें प्रेसिडेंट भी एक इसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो इस बात को भूल मत जाना। तो यहां लिख लेते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है पार्लियामेंट में, हालांकि ना तो वो मेंबर होते हैं लोकसभा के, ना ही वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के। पर कोई बिल को अगर पारित करना है, कोई भी बिल वहां से निकला है, बिना उनके सिग्नेचर के वो कानून बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा की मेंबरशिप देखें तो 550 मैक्सिमम हो सकती है। 2020 से पहले 552 थी, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर प्रेसिडेंट इसमें नॉमिनेट करता था। यह प्रावधान 104th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया।
ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इस क्लास में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, रैपिड तरीके से रिवीजन होगी आपकी एक एक कंसेप्ट की। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, फिलहाल 243 है। इसमें से कॉम्पोजिशन क्या है भाई, जितनी स्टेट्स हैं यानी राज्यों की सभा है, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां की अपनी अपनी असेंबली से लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। आप लोग वोट नहीं डालते राज्यसभा के लिए, यानी जो नॉर्मल सिटीजन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो मैं उतने तो 238 के करीब वहां से आ सकते हैं। साथ ही 12 मेंबर्स जो हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं इसमें, जो कि अलग अलग फील्ड में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। ये 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट। देखो हर जगह प्रेसिडेंट का रोल आपको मिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट का रोल बहुत जरूरी है। तो अभी इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन को, हमें काफी सारी चीजें पता लग गई पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को खोलते हुए चलेंगे हम, और एग्जामिनर के दिमाग को हमने पकड़ना है कि एसएससी में किस लेवल तक का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब वो कहीं से भी सवाल पूछ ले, आप उसका जवाब दे पाओ, हमारे इस लेक्चर का मोटिव यही है, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपको पढ़ाया है, पॉलिटी में आजकल पढ़ा रहा हूं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी करवा चुका हूं, जो बच्चे नए जुड़े उनको बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उसके ऐसे ही एनालाइज करवाए थे, तो पूरा जनरल अवेयरनेस आप यहीं से कवर कर सकते हो। साथ ही अन्य सब्जेक्ट भी, साइंस के लिए आपके अलग टीचर हैं, रीजनिंग अलग टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी सबके बारे में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे। Who among the following presidents of India was also the deputy chairman of planning commission? इसे मैं कहूंगा ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये किताबों में आपको नहीं मिलता, आपको वैसे पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था? तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम पेपर में इसके अलावा भी कुछ पूछ ले तो हम चूके नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन इसके रह चुके हैं पहले प्रणब मुखर्जी, और ये प्रेसिडेंट भी थे। अब प्रणब मुखर्जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, 13th प्रेसिडेंट, ये बात आपको याद रखनी है। अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रणब मुखर्जी का नंबर कौन सा था प्रेसिडेंट का, तो 13 थे। फिलहाल अभी आपकी है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, यानी कि वो है 15th प्रेसिडेंट। इसके बीच में आए थे रामनाथ कोविंद। तो 15th प्रेसिडेंट कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा है, ये आपको पता होना चाहिए। 13th प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड टेन्योर पूछ सकता है, तो वो होगा 2012 से लेके 2017 तक। प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही दिग्गज नेता थे कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाले हैं, जैसे ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पोस्ट इन्होंने संभाली, यूएन में भी इन्होंने एम्बेसडर का काम करा है। तो प्रणब मुखर्जी जो है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड एक बात और याद रखोगे, ये डेप्यूटी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, और कब से कब तक रहे, तो ये रहे 1992 से लेके 1991 से लेके 1996 तक। और टफ बनाएगा ना क्वेश्चन को, तो ये पूछ लेगा इनका क्या टेन्योर था। प्लानिंग कमीशन की बात करें, अभी प्रणब मुखर्जी को पहले कवर कर लेते हैं, तो ये दो बातें आपको याद हो गई, और दूसरे इन्होंने इनके पोर्टफोलियोज भी मैंने आपको बता दिए। प्रणब मुखर्जी को 2019 में देश का सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न से सम्मानित है ये, और उनको उस टाइम के प्रेसिडेंट ने ही दिया था, जो रामनाथ कोविंद थे। 2019 में इनको मिला, ठीक है जी, भारत रत्न। तो हमें क्या क्या पता लगता है? प्रणब मुखर्जी 13th प्रेसिडेंट थे, 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, 14th प्रेसिडेंट। अब ये ऐसे के ऐसे फैक्ट्स आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो आप अगली बार से बता पाओगे। तो 2022 तक उनका टेन्योर रहा, 2017 से 2022, और 2022 25 जुलाई को इनको इलेक्ट कर लिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाल लिया। ये एक्स गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की। तो ये तो हो गई प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें। अच्छा, और थोड़ा दिमाग लगाओ, और कैसे क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे आज तक के? लॉन्गेस्ट सर्विंग
प्रेसिडेंट। अब डायरेक्टली आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसमें ऐसे फैक्ट्स हो सकता है आपको ना मिले, पर हमने एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है कि वो और क्या पूछ सकता है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग तो भाई राजेंद्र प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करा, यानी एक के बाद एक। 1952 में इलेक्ट हुए और 1952 से 57, 57 से 62। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट 1 या 2 से ज्यादा बार री इलेक्ट नहीं हो सकता, हमारा वो वाला सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि प्रेसिडेंट मैक्स टू मैक्स कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स, इनडेफिनेट, कितनी मर्जी बार इलेक्ट हो सकता है। ये सारी बातें मैंने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में कवर करी हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक है, 2 दिन पहले ही क्लास आई थी, सारी आपको लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट सर्विंग की, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बना सकता है। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा जाकिर हुसैन का, हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, और ये सबसे शॉर्टेस्ट इनका टेन्योर था 1967 से लेकर के 1969। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बनेगा। इतना आपको पता है, अगर प्रेसिडेंट की अपने टेन्योर के बीच में डेथ हो गई तो कौन उनका कार्यभार संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और उस वक्त देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो 1969 में वीवी गिरी आ जाते हैं प्रेसिडेंट बनके। पर प्रेसिडेंट का मैक्स टू मैक्स पीरियड कितनी देर तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो संभाल सकते हैं? तो भाई ये टाइम होता है वैसे तो 6 महीना, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट के। समझ गए? तो मैं सारी चीजें आपको इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहें। तो 6 महीने के लिए मैक्सिमम रह सकते थे, पर वीवी गिरी ने कहा कि मैं अब नए इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहता हूं, मैं खुद भाई प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। ठीक है, तो वीवी गिरी फिर रिजाइन कर देते हैं। अब सोचिए क्या सिचुएशन है, प्रेसिडेंट आए तो उनकी डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट आए उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो फिर कौन बैठेगा उस गद्दी पे उस टाइम तक के लिए जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता? तो उस वक्त आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, जो सबसे ऊपर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसा 1969 में हुआ। ठीक है, जब आए वीवी गिरी के बाद आए एम हिदायतुल्ला। ये भी आपसे एक्सेप्शन पूछ सकता है, हिदायतुल्ला। अब आप एग्जामिनेशन से बोल के देखो कि आप एग्जामिनर से बोलो कि इससे बाहर जाए कुछ। ठीक है, तो हम सारे फैक्ट्स कवर करते हुए चलेंगे। एम हिदायतुल्ला आ जाते हैं उनकी जगह पे, और वीवी गिरी फिर अगले प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं 1969 से 74 के बीच में। ठीक है जी, तो ये तो कहानी हो गई आपकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और ये पूरे लेक्चर्स की पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक्स भी आपको कराता हूं, वो सब आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे एट द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब मैं जब ये कोर्स हो जाएगा या फिर आप जब आप लोग डिमांड करोगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो भाई प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ करती थी, और अभी भी जो इसने इसकी जिन्होंने ओवरटेक करा है वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी आपके लिए, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? तो भाई वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, तभी इनको रिप्लेस कर दिया 2015 में। 2015 1 जनवरी से इसकी जगह ले ली नीति आयोग ने। किसने ले ली? नीति आयोग। इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से निचोड़ लेंगे कि कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, तो थिंक टैंक को कहा जाता है नीति आयोग को। और नीति आयोग का जो भी स्ट्रक्चर है वो अब भी वैसा ही है जैसा प्लानिंग कमीशन का था। उस वक्त चेयरमैन जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और नीति आयोग के जो चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है, वो कौन करता है? पीएम। प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी है, तो पीएम ये गद्दी संभालते हैं। इसके अलावा एक होते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन उनका जो अभी फिलहाल जिनका जो सर्व कर रहे हैं उनका नाम है सुमन। ये आपका थोड़ा सा वो वाला पार्ट भी हो गया, करंट अफेयर स्टैटिक जीके वाला। सुमन के बेरी, ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन से और कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली, कुछ हमने नीति आयोग पढ़ लिया। अच्छा, बात कर रहा है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी एक आधा फैक्ट ले ही जाओ जब आए हो तो, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आता है? तो ये यूनियन का ही पार्ट है, पार्ट 5 में शुरू हो जाता है प्रेसिडेंट आपके संविधान के अंदर। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से ही प्रेसिडेंट का जिक्र हो जाता है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल आपका एग्जैक्टली बताओ तो 62 तक ये जाता है।
इन्हीं आर्टिकल्स में इनका टेन्योर लिखा है, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें लिखी हैं। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप इतना याद रख लीजिए। और क्या बताऊं, प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपसे कई बार पूछ लेता है, तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे देश में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, नॉर्मल सिटीजन वोट नहीं डालते हैं। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपीचमेंट प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, किस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ये सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में कर चुका हूं। तो अभी हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो फटाफट आगे बढ़ते, क्वेश्चंस काफी सारे हैं, देख लीजिए। ये करवा दिया, ये करवा दिया, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन से देखते हैं क्या निकलता है। इसी को कहते हैं पेपर को एनालाइज करना, ऐसे ही एनालाइज करना है। द फोरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज, अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी आप कहेंगे कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी में है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कम पूछा गया कि फोरमोस्ट राइट यानी सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किसको ज्यादा दे राइट को। तो एक राइट टू फ्रीडम होता है, उसमें सबसे ज्यादा फोरमोस्ट राइट कौन सा है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो सबसे पहले जानेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, उसी से हमें सारी चीजें पता लगेगी। राइट टू फ्रीडम जो है ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में जो आए हैं, ये कहां से हमने लिया है, ये यूएसए की देन है। ठीक है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। फंडामेंटल राइट का भी पूरा लेक्चर है उस प्लेलिस्ट में। फंडामेंटल राइट आपके आता है पार्ट 3 में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, पता नहीं क्यों बार बार पूछते रहते हैं, रट ही गया होगा बच्चों को। पार्ट 3 में आता है, कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में। आर्टिकल जो इससे रिलेटेड होते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट रहते हैं। अब सारे फंडामेंटल राइट हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम आते सीधा राइट टू फ्रीडम पे। तो भाई राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। अच्छा, कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें से एक है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम भी बहुत इलेबोरेटेड राइट है, और ये कितने आर्टिकल्स में आता है ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक, ये जो ब्रैकेट है ये है राइट टू फ्रीडम का, और इसी में कहीं छुपा हुआ है इसका सबसे इंपॉर्टेंट राइट। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक राइट को समझ ही क्यों ना लें, हमें जब मौका मिला है तो एक एक चीज को हम जान लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी विड्थ में कम कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 19 पे, आर्टिकल 19 पे। ठीक है, आर्टिकल 19 किस तरह का फ्रीडम देता है, इसके अंदर 6 टाइप की फ्रीडम है, 6 टाइप की फ्रीडम दे रखी है। कैसी कैसी फ्रीडम दे रखी है भाई, तो इसके अंदर आती है फ्रीडम ऑफ, यहां लिख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा दूसरी तरह की जो फ्रीडम इसमें दे रखी है वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप आराम से बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, बिना बंदूकों के, बिना हथियारों के। ठीक है, इसके अलावा आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बोले तो ट्रेड यूनियन वगैरह। ठीक है, इस तरह का भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो आराम से शांतिपूर्वक तरीके से। इसके अलावा फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, मूव फ्रीली यानी पूरा आपका देश है, कहीं भी आप घूम सकते हो, जा सकते हो, ये आजादी आपको दी गई है इस राइट के अंदर। इसके अलावा जो 5वीं फ्रीडम आपको दे रखी है वो दे रखी है प्रोफेशन की, कोई किसी भी तरह का प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो जो लीगल टर्म्स में सही माना जाए। ये नहीं अब आप चरस की तस्करी करने लग जाओ, वो चीज सही नहीं है, आप गैम्बलिंग करने लग जाओ, आप बिहार या गुजरात जो ड्राई स्टेट्स हैं वहां जाके आप शराब बेचने लग जाओ, तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो। और फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट, रिसाइड बोले तो रह सकते हो आप, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रिसाइड कर सकते हो। तो ये 6 तरह की फ्रीडम है। मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि पेपर में अभी फ्रीडम से पूछा है, अगली बार पूछ लेगा भाई 6 तरह की फ्रीडम कौन से आर्टिकल में, या फिर इनमें से कौन सी उन 6 फ्रीडम में लाई नहीं करती है। इसे मैं रब कर रहा हूं, चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, पर टेंशन मत लो, सब दे दूंगा मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो एक हमने भाई कर लिया आर्टिकल नंबर 19 जिसमें हमने 6 फ्रीडम पढ़ ली। तो अब दूसरा आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, थोड़ा सा लंबा है ये,
पर इसका मतलब बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आप दोषी पाए गए हो और पनिशमेंट अब मिल गई है, जजमेंट आ चुका है। अब आपको किस किस तरह की प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कि किसी भी सजा के लिए आपको 2 बार सजा, किसी भी जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं सुना सकते, है ना। आपको इस तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो। इस तरह की कुछ प्रोटेक्शन है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है इसमें, तो इसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एनालिसिस करके हम पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 21 की, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और एक बात ध्यान रखना, आपने सुना होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके सारे फ्रीडम, आपके जितने भी राइट्स हैं सब खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 जाता है, फिर आपका आर्टिकल, वो जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो छीन लेते हैं सारे, उससे आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। पर सिर्फ 2 राइट ऐसे हैं, 2 आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। इसे याद रखना, कैन नॉट बी डिनाइड अंडर एनी कंडीशन, यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी ये आपसे नहीं छीने जा सकते, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है जी। ये बात आपको याद हो गई। अब बात कर रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो कोर्ट तो बारी बारी जजमेंट्स के थ्रू इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है, तो इसका बहुत ही वाइड एक्सप्लेनेशन है जिसमें आता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आपको नाम से सुन के नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ को सिक्योर किया जा रहा है, आपको लिबर्टी दी जा रही है, तो यही है फोरमोस्ट आपका राइट टू फ्रीडम। समझ गए मेरी बात। और इसकी डेफिनेशन अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए एक जगह पे लिख के रख दी है। ये जजमेंट्स के थ्रू बारी बारी बताया गया है, ये सिर्फ आपको याद नहीं करनी, टेंशन मतलब याद नहीं करनी, सिर्फ इतना समझ लेना कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज का राइट दिया जा रहा है। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आता क्या है, तो राइट टू प्रिवेसी आ गई, राइट टू गो अब्रॉड आ गया, राइट टू शेल्टर आ गया, ये सारी चीज आ गई। सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको डिटेन करके रख दिया है कहीं पे, वैसे नहीं कर सकती सरकार। राइट टू सोशल जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको ऐसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं कि भाई हथकड़ी बांध दी, ऐसा नहीं है, हैंड कफिंग के खिलाफ है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, किसी की कस्टडी में डेथ नहीं हो सकती, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा और फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हो, समझे। और राइट टू प्रिवेसी से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से, क्योंकि पहले नहीं था राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी को कौन से आर्टिकल में डाला गया, आर्टिकल नंबर 21 में डाला गया। कौन से राइट में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। और ये कब डाला गया, 2017 में, ये आप याद रखोगे। तो राइट टू प्रिवेसी इसमें आता है, आपने कई बार सुना होगा, समझ गए मेरी बात। चलिए जी, और हम इससे क्या निकाले क्वेश्चन के, अब फ्रीडम पढ़ ही रहे हैं तो फ्रीडम को पूरा कर लेते हैं। एक होता है आर्टिकल नंबर 21A, इसमें ए दिख रहा है आपको, यानी ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड हुआ था, इसको कहीं ना कहीं बीच में फिट किया गया। और ये है आपका राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए अधिकार, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और एजुकेशन के ऊपर एक अमेंडमेंट बहुत फेमस है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजों पे भार तब डाला गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये आपसे पेपर में सवाल बन जाएगा। पॉलिटी का मतलब ये है फैक्ट्स, आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे पेपर में, समझ गए। तो अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देख रहे हो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो 21A जो है राइट टू फ्रीडम में आता है, और जो राइट टू एजुकेशन है ये कब ऐड हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आपसे पूछ लिया अमेंडमेंट कब आई थी, तो सन 2002 में आई थी, समझ गए। और आर्टिकल नंबर 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह आता है वो सब उसमें आता है, समझ गए मेरी बात। अब इसको और आगे देखेंगे डिटेल में, अभी इस क्वेश्चन के लिए काफी हो गया, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी। चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं कहानी को। पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। 2022 का क्वेश्चन है ये भी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव डैश वर्षों के लिए होता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक दो बातें देख लो। वाइस प्रेसिडेंट भी, क्योंकि द यूनियन ही चल रहा है ये, तो पार्ट 5 में ये पूछ लेगा कौन से पार्ट में आता है। आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 63 से शुरू होता है और 71 तक जाता है। आर्टिकल नंबर 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, और उसका इलेक्शन होगा प्रॉपर, पर
इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिर्फ जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वही उसके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आर्टिकल 63 ये कहता है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। ठीक है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दो सभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। अब उनकी वर्किंग चलाने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा में उसे हम कहते हैं स्पीकर, जो कि पूरा डिसिप्लिन और डेकोरम बना के रखता है, और जो काम स्पीकर लोकसभा में करता है वही काम चेयरमैन राज्यसभा में करता है, पर उसे चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, और ये चेयरमैन का काम ही मेन काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को लिए एक्ट कब करेगा? मतलब प्रेसिडेंट जब ऑफिस में नहीं है, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना, तब तक के लिए वो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। समझ गए? और आर्टिकल 65 जस्ट देखो एक के बाद एक। 63 में वाइस प्रेसिडेंट आया, 64 में उनका मेन काम बताया, और 65 में बता दिया कि टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में किसी भी तरह की टेम्परेरी वैकेंसी बनेगी, जैसे कि अगर उनकी डेथ हो गई, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। ये मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीना। अगर वो बीमार पड़ गए, अब बीमार तो काफी लंबे समय के लिए भी पड़ सकते हैं ना, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम नहीं लिखा है, फिर तब तक कब तक बैठ पाएगा। ठीक है, अगर वो रिमूव हो जाए, अगर वो रेजिग्नेशन दे दे, तो तब वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। समझ गए? तो यही है आर्टिकल नंबर 65। और वाइस प्रेसिडेंट भी बाकी पोजीशंस की तरह सेम ही टेन्योर होता है, यानी कि 5 वर्ष, 5 साल। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अपने टेन्योर के बीच में अगर रिजाइन करना चाहे तो पेपर में सवाल आएगा, अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे वाइस प्रेसिडेंट? तो वो रेजिग्नेशन देंगे अपना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। और वाइसा वर्सा होता है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये अपनी शपथ किसके आगे लेते हैं? ओथ, ये भी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान से सुन ली ना, पेपर में खुशी खुशी जाओगे और उससे भी ज्यादा खुश होके आओगे। समझ गए? तो ओथ अपनी प्रेसिडेंट के आगे, जबकि प्रेसिडेंट अपनी ओथ किसके आगे लेता है? वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। तो ये जो डिफरेंस है इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। फटाफट से इसको चलाते हैं आगे। Which of the following is not a fundamental right? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या कि मौलिक अधिकार है क्या, कौन कौन से हैं। तो फटाफट से देखते हैं भाई। ये तो बड़ा डल कलर हो गया, इसको हम लेते हैं ये वाला। आई होप ये ठीक लगे। हाँ, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मैंने बता दिया, पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। ठीक है, कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। अब सारे फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, फटाफट से, राइट टू इक्वालिटी। तो एक तो ये हो गया, इसका ब्रैकेट रहता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। ये कुल मिला के 5 राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जाते हैं राइट टू फ्रीडम। वो तो मैंने सारा आपको अच्छे से बता दिया। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। आर्टिकल 19 रिवाइज करो, आर्टिकल 19 6 तरह की फ्रीडम। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये दोनों राइट इमरजेंसी में भी कैंसिल नहीं होंगे। आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये 5 तरह के ये हो गए। शोषण के विरुद्ध आपका जो कानून वो होता है, राइट होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ कोई आपका शोषण ना करे, चाइल्ड लेबर वगैरह आ गया इसमें, ट्रैफिकिंग आ गई। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है जी। अब एक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये एक राइट हो गया। ये आता है आर्टिकल नंबर, ये 24 पे खत्म हुआ, ये जाएगा 25 से लेके 28 तक। इसमें 4 चीजें आ गई, 25, 26, 27, 28। और एक होता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। तो अभी जगह भर गई है, इसको मैं थोड़ा सा जगह बना के यहां पे लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। इसके लिए 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29 और 30। अब ये सारे फंडामेंटल राइट मेंशन तो कर दिए, 5 है।
पर जो छठा फंडामेंटल राइट है वो बाकी 5 की सुरक्षा करता है, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32, जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। बदले में वो तरह तरह के रिट इशू कर देता है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहां है? डिस्क्रिप्शन में जाओ। फिर बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट देखो, सारे बढ़िया लेक्चर, और हर लेक्चर मेरा 30-40 मिनट से ऊपर का नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट। आप एक दिन में चाहो तो पूरा जनरल अवेयरनेस वहां से खत्म कर सकते हो, जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया। बाकी तो चल ही रही है कहानी साथ साथ। अब ये सारे राइट हमने पढ़ लिए, तो कौन सा इसकी कैटेगरी में नहीं आ रहा है देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये रहा, पकड़ो इसको, 25 से लेकर 28 तक तो ये तो हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहां लिखा, आर्टिकल 23 और 24 ये भी है। राइट टू इक्वालिटी, ये रहा, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18। तो आंसर हो गया आपका राइट टू वोट। राइट टू वोट आपका आंसर हो गया। अच्छा, जब संविधान बना था ना, उस टाइम पे हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी मैं आपको बता देता हूं, पेपर में सवाल बनता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी था। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था पहले? तो ये आर्टिकल नंबर 31 में था, ठीक है। बाद में इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। पूछेगा कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बनाया, तो इस काम के लिए अमेंडमेंट चाहिए ना, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट का यूज किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। थोड़ा सा मतलब ये लेक्चर बेशक आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें, पर हमारा टाइम बहुत कीमती है और आपका टाइम उससे ज़्यादा कीमती है, तो हम उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक चीज़ इस तरीके से करनी है कि सिलेबस यार ख़त्म हो जाए, आप लोगों को फील तो आए कि हाँ हम एग्जाम में जा रहे हैं तो कुछ पढ़ के जा रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर है सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस दे लो, एफकैट दे लो, सीएपीएफ का दे रहे हो, या फिर आप सीएचएसएल, एमटीएस कुछ भी दे रहे हो, तो सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पूरा आप जनरल अवेयरनेस खत्म कर सकते हो, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। साइंस के लेक्चर्स ले रहे हैं अभिषेक सर, 6 बजे मेरी क्लास आती है, 7 बजे अभिषेक सर की आती है, 8 बजे इंग्लिश की आती है, और 9 बजे रोहित सर का रीजनिंग आता है। अभी मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं कहानी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। घूम फिर के देखो, किसी और शिफ्ट में सेम सा सवाल नहीं पूछ लिया उसने, कि उसमें पूछा था कि फॉरमोस्ट कौन सा है, इधर पूछ लिया कौन से आर्टिकल में आता है। अभी तो हमने सब पढ़ लिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है? अगर हमने उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज नहीं करा होता, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते? मतलब कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हम क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छा कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 याद कराया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और बाकियों के भी आपको आंसर पता है कि भाई ये भी राइट टू फ्रीडम है। ये आता है क्या? राइट, दोबारा से याद करो, राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अब सारे ऑप्शन आपके दिमाग में सामने खड़े हैं, कुछ पूछ ले एग्जामिनर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम? इसे मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, पर इसे आप इजी भी कह सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालाइज करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अब जितने भी स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं, पहले इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन को आप आज के बाद ये क्वेश्चन तंग नहीं करेगा, पक्का कह रहा हूं, मजा आने वाला है। कितने स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजंस मिला हो, आज मेरी गारंटी आपको सारे याद करा के जाऊंगा, चाहे मैं ट्रिक के थ्रू कराऊं चाहे जैसे कराऊं, आपको आज के बाद कंफर्म प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब क्या है, पहले समझ लीजिए स्पेशल प्रोविजंस दिए क्यों जाते हैं। हमारा देश डाइवर्सिटी का देश है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग टाइम पे बनी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में हम पढ़ते हैं, कोई 1960 में है, कोई 1972 में, कोई 1975 में। तो हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स है, लोकल इंटरेस्ट है लोगों के, कुछ आप समझ लीजिए कि जो ट्राइबल पीपल है उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी हो रही है, तो सरकार को सारी चीजें मैनेज करनी है। तो उसके लिए संविधान में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, और वो स्पेशल प्रोविजंस क्या है उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि किसी स्टेट के अंदर है कि गवर्नर कुछ
कुछ कुछ एरियाज को गवर्न कर सकता है। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब ये स्पेशल प्रोविजंस दिए कहां पे हुए हैं, तो ये है एक पार्ट 21, इसे कहते हैं पार्ट 21, रोमन में लिखा है, ठीक है, ऐसे पेपर में आएगा। और इसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 371। अब 371 आर्टिकल को ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये 371 से 371 जे तक जाते हैं, समझ गए, यानी आर्टिकल 371, फिर 371 ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे करते करते जे तक जाते हैं। और कुल मिला के 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको की स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। अब आप सवाल को समझोगे, क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि जो सिक्किम का स्टेट है उसको स्पेशल प्रोविजन तो मिला है, परंतु इनमें से कौन से आर्टिकल में मिला है। यानी कि अब आप बात समझ गए, आपको यह जानना है कि 371 में क्या है, 371 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ताकि पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप उसका जवाब दे पाओ, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले आर्टिकल्स को इधर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। आर्टिकल 371, ठीक है, नीचे आएगा 371 ए, फिर आएगा 371 बी। अब आप कहेंगे इनको याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चुटकियों में याद करा दूंगा, पक्का गारंटी दे रहा हूं। 371 डी, 371 ई, 371 एफ, ठीक है। पहले तो हम करेंगे एफ तक याद। अब ये हम इसे याद कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं कि कौन कौन सी स्टेट आती है। 371 आर्टिकल में 2 स्टेट को स्पेशल प्रोविजन मिलता है। किस किस को, महाराष्ट्र को एंड गुजरात को, ठीक है जी, ये समझ में आया। अभी टेंशन मतलब याद कराऊंगा। 371 ए के अंदर आता है नागालैंड, बॉम्बे स्टेट से अलग हो गया, महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बनी थी, है ना, नागालैंड आ गया। फिर उसके बाद में असम आता है 371 बी में। 371 सी में आता है मणिपुर ये आई होप आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, मणिपुर आ गया। 371 डी में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, 371 डी में। 371 ई में आता है तेलंगाना। 371 एफ में आ गया आपका सिक्किम। क्वेश्चन का आंसर मिल गया 371 एफ। अब बात करते हैं कि अभी जी एच आई जे, वो 3-4 बची हैं, वो पहले इसको याद करते हैं। चलिए आपको एक कहानी में लेके चलता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कभी देखा है, आप अगर अपनी मां के आगे किसी भी तरह की फरमाइश करते हो, सिर्फ आपको उस चीज का नाम लेने की देरी होती है कि आपकी मां क्या करती है, वो चीज आपके सामने रख देती है लाके। होता है ना ऐसा, मां का दिल ही ऐसा होता है, समझ गए मेरी बात। तो अब आप कहोगे सर इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, अभी पक्का बताऊंगा, थोड़ी सी फनी ट्रिक जरूर लगेगी, परंतु आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। कैसे, अब इमेजिन करो, देखिए होली के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, गुजिया बनती है, ठीक है। ये इंसिडेंट मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसलिए मैंने बड़े आराम से रिलेट कर लिया इससे कि इसको मैं आपको कैसे याद कराऊंगा। अब आपने अपनी मां के आगे सिर्फ क्या करा, अपनी मां के आगे गुजिया बनाने का नाम लिया, गुजिया का नाम लिया, नाम, ठीक है। आपने अपनी मां के आगे बोला गुजिया का सिर्फ नाम ही लिया था कि आपकी मां इतनी पागल है, वो कहती है कि नहीं मेरे बेटे को चाहिए या बेटी को चाहिए, तो मैं क्या करूं, चाहे रात का अंधेरा हो रहा हो। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ ऐसा। तो उन्होंने क्या करा, अंधेरे में उठ के आपके लिए तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में ताकि आपको गुजिया मिल जाए, है ना। ध्यान से सुनो इस बात को, मां का दिल ही ऐसा है कि मां के आगे आपने गुजिया का सिर्फ नाम लिया, नागालैंड, असम, मणिपुर, तो मां ने क्या करा, अंधेरे में तेल चढ़ा दिया, जिस वजह से इतनी मेहनत कराओगे तो क्या होगा, मां बीमार पड़ जाएगी, यानी कि सिक पड़ जाएगी। हुआ यार, मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा सा फनी जरूर लगेगा, पर एक बार इमेजिन करके देखना ये ट्रिक, और ये सारे आर्टिकल यूं कर लोगे, क्योंकि आर्टिकल तो बैक टू बैक ही हैं। 371 से शुरू हुआ, ए बी सी डी ई एफ तक जाओगे, दोबारा से देखो, मां यानी महाराष्ट्र, मां ने बोला, मां के सामने आपने गुजिया यानी गुजरात, गुजिया का खाली नाम लिया, नाम, नागालैंड, असम, मणिपुर, और उसने क्या किया, उन्होंने अंधेरे में, रात के अंधेरे में आंध्र प्रदेश, तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, तेलंगाना, जिस वजह से वो बीमार पड़ गई यानी सिक पड़ गई। अगर ये ट्रिक याद कर ली
तो मेरे हिसाब से तो आपको भूलने की जरूरत, भूलोगे है ही नहीं। तो ये तो हो गई कहानी 371 से लेकर 371F तक। इस तरीके से हमने स्पेशल प्रोविजन याद कर लिए। अब पूछ ले कोई भी स्टेट का। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। हमने पढ़ लिया 371F, तो आया 371G, 371H, 371I और 371J। अब इसको भी कुछ ना कुछ करेंगे हम, याद तो कराएंगे आपको। तो देखते हैं। 371G में आता है आपका मिजोरम, 371H में आता है अरुणाचल, और उसके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद आता है गोवा, और ये आ गया कर्नाटका। बस ये कुल मिला के 12 स्टेट्स हैं जिनको की स्पेशल प्रोविजंस मिली हुई हैं। तो अब इसको कैसे याद करोगे? सिक्किम तक तो पहुंच गए एफ पे, तो ऐसे लिस्ट में आप याद कर लोगे। अब एफ के बाद की कहानी, अब इमेजिन करो, अब ऐसे कर सकते हो, आपका नाम अरुण है। अब आपने सोचा कि मौज मारने के लिए अरुण ने क्या करा, वो गोवा चला गया। पर वो छुट्टी लेके गया होगा तो उसने ऑफिस में बीमार होने का नाटक किया, ठीक है। अब देखो, मौज मिजोरम से कर सकते हो, मौज मारने के लिए अरुणाचल, अरुण क्या किया, वो गोवा चला गया घूमने अपने दोस्तों के साथ। पर उसने ऑफिस में अपने, या फिर अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में बीमार होने का नाटक किया, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी फनी ट्रिक है, पर इस बात की गारंटी अब आप भूलोगे नहीं। मिजोरम हो गया यार, अरुणाचल, गोवा और कर्नाटका, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अब कुछ भी आ जाए, एग्जामिनर किसी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, हमें तो पक्का सारी चीजें याद हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कुछ क्वेश्चन हम आगे के लिए भी रखते हैं। इसके 2, 3, 4 सेशन हम लेंगे, बढ़िया। और पॉलिटी ना मैं आपकी एकदम कंचा करवा दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री करवाई है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बच्चों ने देखा है वो लेक्चर, और आपको बहुत मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ यार, पूरे लेक्चर आपके लिए रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स चल रहा है। 1 सेकेंड और रुक जाना बस। अच्छा, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा लेक्चर तो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। ये हमारा अभिनंदन बैच है, इसके अंदर हम आपको 79 दिनों में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। CGL 2023 के लिए ही नहीं, इसमें CHSL डाल लो, MTS डाल लो, FCAT डाल लो, CDS डाल लो, NDA डाल लो, सबके लिए। और ये है आपकी फैकल्टी, मैं आपको समृद्ध श्रीवास्तव नाम है मेरा, मैं आपको जनरल अवेयरनेस करा रहा हूँ। ये है आपके साइंस वाले सर, ये है कपिल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और ये है रीजनिंग वाले। ध्यान रखो, रोज शाम को 6 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है, तो 6 बजे इस चैनल पे बिना कुछ कहे आ जाना। कैसे आओगे? नोटिफिकेशन आएगी, उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाओ, साथ में बेल आइकन है उसको दबा दो, ठीक है जी। मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में, तब हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।